न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी साजिदा शेयर कर रही हैं। साजिदा कहती हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। हम लोगों के जो ननिहाल हैं वो सिंध के एक गांव में रहते हैं, तो हम लोग उनके पास गए हुए थे रहने के लिए सर्दियों के मौसम में। गांव का माहौल जैसे बड़ा पुरसकून और सादा सा होता है। जहाँ पर मेरे नाना जी का घर था, उनके घर के बिल्कुल पास एक आदमी रहता था जिसके रीछ थे। उसने 2 से 3 बहुत बड़े बड़े इसके रीछ थे और वो बड़ा मशहूर था कलंदर रीछ वाला। वो जहाँ पर भी मेला होता था वहाँ पर अपने रीछ लेकर जाता था। इसके अलावा वो वैसे भी गांव में करतब दिखाकर तो लोगों से पैसे लिया करता था। उसका रोजगार ही ये था। मुझे भी बड़ा शौक था रीछ देखने का। मेरी कज़न ने कहा क्या ऊपर से देखते हैं, हमारे छत से नजर आता है। हम लोग छत पर गई। बैक साइड पर जब देखा तो उसका कच्चा सा मकान था एक, और उसकी एक साइड पर वो 3 रीछ बांधे हुए थे। रात के वक्त वो सामने उन लोगों ने एक जगह बनाई हुई थी, जैसे वो घास की पूरी एक छत बनाकर तो उनको बांधने का एक हिस्सा बनाया था। वो अलग से एक जगह थी। हमने वो रीछ देखे, वो इतने डरावने, इतने बड़े बड़े रीछ थे, इनको देखकर डर लग रहा था। मेरी कज़न कहती है हम लोग तो अक्सर ये रीछ देखते हैं। जब हम लोग वो रीछ देख रहे थे मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने जिंदगी में पहली बार इतने करीब से रीछ देखे थे। थोड़ी देर के बाद शाम को जब हम लोग वहाँ पर नहर के गांव की नहर पर पानी भरने के लिए जा रही थी, तो वो आदमी जो था उस गांव के चौराहे पर उन रीछों का करतब दिखाता था। बड़े पास से मैंने वो रीछ देखे, जैसे वो उनको कह रहा था वो रीछ वैसे ही कर रहे थे। उस वक्त उसके पास 2 रीछ थे, एक रीछ घर था। मुझे देखकर बहुत डर लग रहा था। उसने बताया कि आज शाम उसने इन 3 रीछों को लेकर चले जाना है, फलां गांव में कोई मेला लग रहा है 3 दिन के लिए। मेरी कज़न कहती है ये तो इन रीछों की हम लोग आवाज़ भी सुनते हैं, इनकी बड़ी खौफनाक आवाज़ होती है, अक्सर रात को ये बोल रहे होते हैं। हम लोग वापस आ गए। मेरा सर बड़ा भारी भारी सा था जब से मैं उन रीछों के पास से गई। शायद खौफ था इतने करीब से उनको देखने का। सख्त सर्दी थी। तो अभी मगरिब से पहले हम लोग वापस आए। अंधेरे से पहले ऊपर जाकर देखा तो वो जो कलंदर था वो रीछ लेकर वहां से चला गया था। सिर्फ उसके घर वाले ही घर पर थे। तो मेरी कज़न कहती है अभी 3 दिन के बाद है कि अक्सर ये आदमी लेकर अपने रीछ चला जाता है। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है। इसी तरह से हम लोग नीचे आए। हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया। रात को जब हम लोग कमरे में बैठे हुए थे, आग वगैरह हम लोग दहकाई हुई थी, सेक रहे थे। मुझे वॉशरूम जाना था, मैं उठकर वॉशरूम में गई तो मुझे रीछ के बोलने की आवाज़ आ रही थी। अब मैं भी वहाँ पर 2 दिन से थी, मैंने भी रीछ की आवाज़ तो सुन ली थी, कैसी होती है उसकी धाड़ने की आवाज़। मैंने सोचा कि रीछ वाला तो वो रीछ लेकर चला गया जो कलंदर है, फिर रीछ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। बड़े पास से जैसे आवाज़ आ रही थी। ठंड के मौसम में बहुत जल्दी लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। मैंने उन लोगों को बिना बताए मैं छत के ऊपर चली गई कि मैं झांक कर देखती हूँ। जो ही मैंने झांक कर देखा वो बहुत भयानक रीछ था, एक बहुत बड़ा रीछ था। उसी दीवार के साथ बैठा हुआ था जहाँ पर वो बाकी के रीछ बांधे हुए थे। उस रीछ के मुंह से आग निकल रही थी। वो जैसे जैसे बोल रहा था ऐसे लग रहा था उसके पूरे मुंह को आग लगी हुई है। मैं इतना डर गई, मैं डर के नीचे बैठ गई कि ये क्या मंजर है। वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था। मैंने फिर डरते डरते ऊपर देखा, उसकी सुर्ख रंग की आंखें दहक रही थी। अब उसके मुंह को आग नहीं लगी हुई थी और वो बिल्कुल उस दीवार के नीचे आ गया था जिस पर मैं खड़ी हुई थी। जैसे उस रीछ को पता लग गया था कि मैं उसको देख रही हूँ। जब वो मेरे नाना जी के घर की दीवार के साथ आकर खड़ा होकर ऊपर धाड़ा था, बोल रहा था, मेरी पूरी जान ही निकल गई। मैं भागी नीचे। मुझे इतनी तेजी से भागते देखकर मेरी कज़न बाहर आई और पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम्हें तुम ऊपर क्यों गई थी इतनी ठंड में।
मैंने उसे सारी बात बताई। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो रीच वाला जो कलंदर है वो तो रीच ले गया था, हमने शाम को देखा भी था। मैंने उससे कहा कि नहीं, वहाँ पर एक और रीच है अभी भी। उसके मुंह को आग लगी हुई थी, उसकी आंखें दहक रही थी। उसने कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, चलो अब देखते हैं। हम लोग फिर ऊपर गए, ऊपर जाकर देखा वहाँ पर कोई रीच नहीं था। उसने कहा देखा, मैंने तुम्हें कहा है ना तुम फजूल में डरी थी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी कज़न मुझे लेकर नीचे आ गई। मैं बहुत सहमी हुई थी। उसकी आंखें और चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा था। मैंने उसे कहा कि चलो सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। खाना तो हम लोगों ने पहले ही खा लिया था, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। हम लोग कमरे में चली गई, वो और मैं एक अलग कमरे में सोती थी दोनों। जो ही रात का पता नहीं कौन सा पहर था, मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि जिस तरह से मेरे जो दोनों पाँव हैं उनके ऊपर बहुत वजनी कोई चीज़ है। बाकायदा मुझे वजन महसूस हुआ अपने पैरों पर। एकदम से मैं जैसे अपना पाँव छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पैरों के ऊपर बहुत वजनी कोई चीज़ थी। एकदम से मेरी आंख खुली, कमरे में मध्यम सी रोशनी थी, तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे सामने वही काले रंग का रीछ था। उसकी आंखें सुर्ख रंग की अंगारे थी। उसने मेरे दोनों पाँव पकड़े हुए थे, उसकी बहुत लंबी जुबान थी, सुर्ख रंग की जुबान। वो बहुत भयानक था। वो मुझे मेरे पैरों से पकड़कर यूं खींच रहा था जैसे मैं कोई बेजान चीज हूं। मैंने चीखना शुरू कर दिया। जैसे मेरी कजन जागी, उसने मुझे जोर से पकड़ा। वो गायब हो चुका था। मैं आधी बिस्तर पर थी और आधी जमीन पर। मैं रो रही थी, मेरे पाँव छिल चुके थे, जख्मी हो चुके थे। उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, ये तुम जमीन पर कैसे गिरी हो? मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, बस मैं रोई जा रही थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। जैसे ही मेरी मुमानी आ गई, खाला आ गई, सब आ गए। उन लोगों ने जब मुझे देखा, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरे पैरों से खून निकल रहा था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। नाना जी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये कैसे हो रहा है, इसको रीशनुमा मखलूक क्यों नज़र आ रही है। नानी अम्मा ने कहा ये रीशनुमा मखलूक तो कोई जिन है। अक्सर हम लोगों के गांव में ऐसी मखलूक देखी गई है। कहा यह जाता है कि उनके गांव में रीशनुमा मखलूक जन्नात रीशनुमा मखलूक के रूप में भी फिरते हैं, लेकिन वो इस तरह से किसी पर हमलावर आज से पहले कभी नहीं हुए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे पाँव पर जो जख्म थे उनके ऊपर मरहम लगाई गई। सुबह मेरी नानी अम्मा जो थी वो गांव के एक सही साहब थे, उनके घर गई, उनको सारी बात बताई। तो मैं चल नहीं सकती थी, मुझे बहुत दर्द था। फिर वो सैयद साहब वहाँ पर आए, उन्होंने मुझे दम किया। उनका ये कहना था कि बाज़ दफ़ा कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका खून बहुत ज़्यादा हल्का होता है, उनके ऊपर जिन्नात बहुत जल्दी बसेरा कर लेते हैं। इस लड़की के ऊपर भी एक जिन का बसेरा हो चुका है। ये जिस कलंदर का घर है जहाँ पर रीछ है, यहाँ पर जिन्नात का भी बसेरा है। वो जिन के रूप में वो मखलूक उस वक्त रीछ था जिसको इसने देख लिया था। उसको इसकी मौजूदगी का पता चल गया था, इसलिए वो इसके पीछे लग गया। बेहतर यही है इस लड़की को जितनी जल्दी होता है यहाँ से वापस भेज दो, क्योंकि इसके बाद अगर वो इसके सामने आया, उसने इस पर हमला किया, तो उसको दौरे पड़ने लग जाएंगे। और मेरी हालत ऐसे ही थी। शाम के वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे नाना जी के घर के सहन में, कच्चे सहन में एक बेरी का दरख्त था, जैसे उसके नीचे वो रीछ बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है। मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। उसी टाइम मेरे सर में जैसे गोल गोल चक्कर से चढ़ने लग गए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपना सर या तो दीवारों में पटकूं या अपना सर फाड़ दूं, इतनी दर्द मेरे सर में हो रहा था। मेरे बाल खुल गए, मैं ऐसे सर पटक रही थी, मुझे बहुत तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा। सब डर गए। फिर वो सही साहब को बुलाया गया, उन्होंने फिर मुझे दम किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि इसको यहाँ से भेज दो। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे नानी अम्मा, नाना जी, मेरे मामू, सब लोग मुझे वापस कराची छोड़ने के लिए आए। फिर वहाँ पर मेरा बहुत रूहानी इलाज हुआ। मुझे दौरे पड़ने लग गए थे, क्योंकि एकदम बैठे बिठाए मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर कोई पकड़कर, जैसे मेरे सर को किसी ने जकड़ लिया है। मेरे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आ जाता था और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मैं चीखें मारने लग जाती थी, खौफनाक आवाज़ें निकालने लग जाती थी।
बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हो गई थी। 3 माह में मैं ऐसे सूख कर कांटा हो गई थी और मेरा कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया था। इतनी सख्त वो चीज़ थी, वो जिन इतना मेरे ऊपर हावी हुआ कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे घर वाले मुझे देख देख कर रोते थे कि शायद पता नहीं ये बचती भी है या नहीं, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम है। एक बुज़ुर्ग का पता चला, वहाँ पर मुझे लेकर गए। वहाँ पर मेरा रूहानी इलाज हुआ 6 माह। उन्होंने उस दौरान मुझे 3 दिन लगातार हिसार में रखा। वहाँ पर हम उनके ही पूरा उनका एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर वो ऐसे मरीजों को रखते थे जिन पर जिन्नात ऐसे हावी होते थे, उनका इलाज करते थे। वो भी एक गांव टाइप ही जगह थी, बड़ा कदीम पुराना गांव था। कच्चे मिट्टी के कमरे थे 4। बाकी कमरों में भी 1-2 आदमी थे, एक औरत थी एजड सी, उसके ऊपर भी शायद जिन्नात का बसेरा था। वो चीखें मारती थी, वो आदमी ऐसे रोने की आवाज़ें निकालते थे। मुझे बहुत डर लगता था। 3 दिन के बाद उन्होंने फिर मुझे एक तावीज़ दिया सर पर लगाने के लिए और एक गले में पहना दिया। उसके बाद वो जो मेरी हालत होती थी, जो सर पर वजन पड़ता था, वो कम हो गया। मुझे ख्वाब में वो रीछ नुमा मखलूक नजर आती थी। वो बहुत डरावना था। कभी इसका कद बहुत लंबा हो जाता था और कभी इसका कद बहुत छोटा। मुझे इसके साथ वो जो रीछ वाला कलंदर था, वो आदमी भी खड़ा नजर आता था अक्सर। पता नहीं उसका क्या मतलब था। शायद उसका घर था, वो जगह सेफज़दा थी। 6 माह के बाद अल्लाह का शुक्र है मैं नॉर्मल होने लग गई, खाना खाने लग गई। मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी, मुझे भूख लगती नहीं थी। बहुत मुश्किल में 2 नवाले लेती थी। पता नहीं, सब देख कर हैरान होते थे कि मैं जिंदा कैसे हूँ। अल्लाह का शुक्र है फिर मैं अल्लाह का करम हुआ और मैं बच गई, मैं ठीक हो गई। 2-3 साल लगे मुझे रिकवर होते। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो फेज़ गुजर कर आया उसमें कभी भुला नहीं सकती। बहुत शुक्रिया साजिदा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आरोही शेयर कर रही है जर्मनी से। आरोही कहती हैं कि आज आपके साथ अपने भाई की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे भाई अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ से घूम फिर कर आउटिंग करके जब वो लोग वापस आ रहे थे, चंडीगढ़ से मनाली वापस आ रहे थे, तो जिस रास्ते से वो गुजरे थे वो एक पहाड़ी इलाका। आरोही कहती हैं कि हम लोगों की हिंदी लैंग्वेज में पहाड़ी इलाके को घाट कहा जाता है। तो वो ऐसे ही एक घाट के इलाके से गुजर रहे थे। रात के 3 बजे का टाइम था। मेरे भाई ही ड्राइव कर रहे थे, वो 4 दोस्त थे। तो जैसे वो कहते हैं कि हम लोग उस पहाड़ी घाट पर हम लोग जब आ रहे थे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर वो चोटी वाली साइड थी, बहुत ऊंचाई थी जहाँ से वो लोग गाड़ी गुजारनी थी उन लोगों ने, वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की गाड़ी पार्क थी। उसके पास एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने पिंक कलर का टॉप और जैसे ब्लू जीन्स पहनी हुई थी और वो लिफ्ट मांग रही थी इन लोगों से। इन लोगों ने जब टाइम देखा, ये बड़े परेशान हो गए कि ये इतनी रात को ये अकेली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। मेरे भाई ने कहा कि हमें इससे पूछना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए हमें। तो मेरे भाई के एक दोस्त ने कहा कि नहीं, इसको लिफ्ट मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मुश्किल में पड़ जाए, क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं है। देखो ये कितनी सुनसान जगह है, यहाँ पर भला कोई लड़की इतनी रात को कैसे हो सकती है। मेरे भाई ने इसकी एक ना सुनी और उसके करीब गाड़ी लेकर चले गए। जैसे मेरे भाई उसके पास गाड़ी लेकर गए, गाड़ी खड़ी की, तो अभी वो ग्लास विंडो नीचे ही करने लगे थे, तो उनके दोस्त ने शोर मचा दिया कि बिल्कुल भी गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना, और ना ही शीशा खोलकर इससे बात करना, ये कोई और मखलूक है, जल्दी निकलो यहाँ से। पता नहीं उनके दोस्त ने क्या महसूस किया उसकी आंखों में, या उनको एक खौफनाक सी, जैसे वो कहते हैं कि मुझे एक अजीब सी वाइब आ रही थी कि नहीं, ये कोई आम चीज़ नहीं है। मेरे भाई भी बहुत डर गए। उन्होंने जल्दी से फ़ौरन गाड़ी की दोबारा से गाड़ी स्टार्ट की, स्पीड बढ़ाई और वहाँ से आगे निकल गए। वो कहते हैं हम लोग काफ़ी आगे आए तो हमें फिर से वही लड़की नज़र आई, फिर पहाड़ के एक हिस्से पर खड़ी हुई, लिफ्ट मांग रही थी। वो कहते हैं कि जितनी देर हम लोग उस घाट पर से गुजर रहे थे, वो लड़की हमें 3 बार नज़र आई। हम लोग जैसे वहाँ से निकले, हम लोग एक रोड पर आए, तो आगे देखा तो एक जैसे कोई ढाबा टाइप होता है। हम लोग फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स बैठे हुए थे। हम लोगों ने जैसे ही गाड़ी रुकी, हम लोग बाहर निकले। हम लोगों की हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोग बहुत डरे और सहमे हुए थे। उन लोगों ने जब हमें देखा तो वो समझ गए कि इनके साथ कोई मसला है।
उन लोगों ने हमसे पूछा कि तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम लोग इतने क्यों डरे हुए हो। हमने उनको सारी बात बताई जो घाट पर हम लोगों के साथ हुआ। तो उनका ये कहना था, बहुत साल पहले उसी पहाड़ की चोटी पर एक लड़की की मौत हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था तो वो मर गई थी। उसके बाद से वो वहीं पर भटकती है। वो इसी तरह से हर रात वहाँ से लोगों से लिफ्ट मांगती है, और अगर कोई भी इसको लिफ्ट दे देता है तो उसका भी वही हाल होता है, वही एक्सीडेंट उसका भी होता है। और वही कहती है, अगर हमारा भाई इसको लिफ्ट दे देता, अगर वो अकेला होता, उसको कोई रोकने वाला ना होता, तो पता नहीं हमारे भाई के साथ भी क्या होता, और शायद वो भी आज हमारे साथ ना होता। आज भी जब हम लोग ये बात सोचते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये एक स्टोरी थी जो आरोही ने शेयर की जर्मनी से। बहुत शुक्रिया आरोही आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी, और मैं अपनी हॉरर स्टोरीज़ में आप लोगों को ये मैसेज देती हूँ, कभी भी रात के पिछले पहर आप लोग सफ़र कर रहे हों, किसी वीराने से, किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हों जहाँ पर आबादी ना हो, जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त ना हो, वहाँ पर आपको कोई भी इंसान इस तरह से नज़र आए तो बड़ी देखभाल कर मदद करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर वीरानों में जिन्नात इंसानों के रूप में खड़े होते हैं जो इंसानों पर हमलावर होने के लिए उनका रास्ता भटकाते हैं या उनसे मदद मांगते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई ही जिन्नात हो, बाज़ औक़ात कोई इंसान भी हो सकता है, लेकिन आयतल कुर्सी पढ़कर ऐसे किसी भी इंसान से हम कलाम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिन होगा तो आयतल कुर्सी पढ़ते साथ ही वो वहाँ से दूर हट जाएगा या गायब हो जाएगा। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinwit57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।